गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का फिजिक्स और महत्वपूर्ण टॉपिक आज का कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हम अभी तक जान चुके हैं कि किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना होगा, इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक ऑगस्टीन कूलाम्ब ने एक नियम दिया, जिसके आधार पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के परिमाण को ज्ञात किया जा सकता है। उसी नियम को कूलाम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से जाना जाता है। तो आज हम उसी कूलाम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो आते हैं, कूलाम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है क्या और एक किन के बीच लगने वाला बल है। तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है और उस बल के परिमाण को ज्ञात करने के लिए कूलाम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पढ़ा जाता है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा उसका डायग्राम समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक क्यू आवेश और एक क्यू आवेश। दोनों आवेश सजातीय हो सकते हैं या विजातीय हो सकते हैं। अब मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के नाम दे देते हैं ए और बी। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी सपोज कर लेते हैं स्मॉल आर। तो देखिए, कूलाम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो डिपेंड करेगा इन दोनों आवेशों की प्रकृति पर कि दोनों सजातीय आवेश है या विजातीय आवेश है। यदि दोनों सजातीय आवेश हैं तो दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। यदि दोनों आवेश यदि विजातीय आवेश हैं तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। लेकिन उसका परिमाण कितना होगा उसे हम कूलाम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो कूलाम्ब ने बताया कि जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहला, आवेशों के परिमाण पर और दूसरा आवेशों के बीच की दूरी पर। बच्चों, आवेशों के परिमाण पर और आवेशों के बीच की दूरी पर इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल डिपेंड करेगा। वो किस प्रकार से करेगा, आइए समझते हैं। आवेशों के परिमाण पर इस प्रकार से डिपेंड करेगा कि यदि आवेशों के परिमाण को बढ़ाया जाए, आवेशों के परिमाण को बढ़ाने पर इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान बढ़ता है। जनरली सी बात हम लोग सोचेंगे, बल जो लग रहा है इन्हीं आवेशों के कारण लग रहा है। तो यदि हम इन आवेशों के परिमाण को बढ़ा दें तो उनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। मीन्स इसके बीच जो संबंध है, दोनों आवेशों के परिमाणों और लगने वाले बल के बीच का संबंध है, वो समानुपाती का संबंध है। यदि एक का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान बढ़ता है तो वो संबंध समानुपाती कहलाता है। तो जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, आवेशों के बीच की दूरी पर। अब सोचने की बात है कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। मीन्स दूरी बढ़ाने पर बल का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात आवेशों के बीच की दूरी और उनके बीच लगने वाला बल का संबंध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। तो इसी से यह निष्कर्ष निकलता है कि, चलिए इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है बल। आवेशों के परिमाण बढ़ाने पर लगने वाला बल बढ़ रहा है, आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर लगने वाला बल घट रहा है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है
कि कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला दोनों स्थिर बिंदु आवेश आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, देखिए दो अभी हम लोग पढ़े थे कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो प्रतिकर्षण बल का मान दोनों बिंदु आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। रेखा के अनुदिश होती है। तो बच्चों ये हुआ कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। और इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचिएगा कि यदि इन दोनों आवेशों के परिमाण को बढ़ा देंगे तो लगने वाला बल बढ़ जाएगा, मीन्स इसका संबंध समानुपाती का है, उसी को हम लोग परिभाषा में ऐड किए हैं। दूसरा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर लगने वाला बल का मान घट जाएगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, उसी को लिखे हैं। एक बार देख लेते हैं। दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिंदु आवेश किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि बिंदु आवेश आखिर बोलते किसको हैं, उसके बाद इसके डेरिवेशन में जाएंगे। तो बिंदु आवेश हम उस आवेश को कहते हैं, यानी उनका जो आकार है दूरी की तुलना में क्या है, बहुत कम। दोनों आवेशों का जो आकार होगा वो उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, वैसे आवेश को हम क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। तो अब इसका डेरिवेशन के बारे में चलते हैं। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, परिभाषा को नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं, या भी इसको रहने देते हैं, चलिए भी काम आएगा आगे। अब इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। चलिए व्यंजक हम लोग पढ़ते हैं। माना ए तथा बी पर दो आवेश, तो दो आवेश है इसलिए हम इसका नाम देंगे क्या, एक को Q1 और एक को Q2। तो माना ए तथा बी पर दो आवेश Q1 तथा Q2 स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो
कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार देखिए जो लगने वाला बल है उसको F से प्रदर्शित करेंगे और दो कारणों पर डिपेंड कर रहा है। पहला जो है लगने वाला बल F दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, यहाँ देखेंगे परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। उसको हम लोग मैथमेटिकली रूप में ऐसे लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2, समानुपाती है इसलिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी लगने वाला बल F व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। देखिए दूरी के वर्ग के, तो दूरी कितना है r, तो r का वर्ग, व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए 1/r स्क्वायर, समानुपाती होता है तो अपॉन में नहीं जाता है। इक्वेशन नंबर हम लोग क्या दे देंगे 2। अब दोनों जो बल लगने वाला बल है वो एक ही दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, इसलिए हम लोग दोनों को क्या करते हैं मिलाकर लिखते हैं। दोनों समीकरण को मिलाकर लिखने पर देखिए मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जब मिला के लिखते हैं तो A ऊपर में चला जाएगा और A नीचे, क्योंकि A भिन्नात्मक नहीं है और A भिन्नात्मक है, तो दोनों को मिलाकर लिखने पर इस रूप में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं समानुपाती का चिन्ह को अगर हटाते हैं, बराबर से उसको रिप्लेस करते हैं तो एक स्थिरांक लेना पड़ता है। तो स्थिरांक के रूप में हम लोग K ले लिए हैं और बाकी जो आए Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग लिखेंगे या समझेंगे कि K क्या है। तो जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है। अब उसका मान कितना आएगा, तो उसका मान किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, तो मात्रक की पद्धति पर निर्भर करेगा और दोनों आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करेगा। तो उसका मान आवेशों के बीच के माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करेगा, पद्धति पर निर्भर करता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि उसके बाद क्या होगा। इसको मिटा दिए रहते हैं। देखिए समीकरण 3। अब हम लोग दो मात्रकों की पद्धति पर देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं SI मात्रकों में क्या होगा, SI मात्रकों में क्या होगा। तो देखिए इसके लिए कंडीशन अगर हम लोग देखें, दो कंडीशन हो सकता है, या तो वायु या निर्वात में हो सकते हैं। जो आवेश रखे हुए हैं वो कहाँ रखे हो सकते हैं, वायु या निर्वात में, यानी उन दोनों आवेशों के बीच या तो वायु हो सकता है या तो निर्वात। वायु को तो जानते ही होंगे, निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु न हो उसे निर्वात कहते हैं। तो यदि दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम इस टाइप का हो तो उस समय जो K का मान होता है वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब K का मान इतना आया SI मात्रक में, अब हम उसको अगर समीकरण 3 में K की जगह में रखें तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 से देखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K के जगह में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, बाकी Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए इस K के जगह में पुट कर दिए हैं वैल्यू, बाकी इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आया इतना। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है। ठीक, तो चूंकि एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है वो, विद्युतशीलता है। अब विद्युतशीलता क्या होती है, तो देखिए विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, विद्युतशीलता
विद्युतशीलता जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की चालन का माप होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की चालन की माप होती है। ठीक है, देखिए वायु या निर्वात में K का मान इतना होता है। समीकरण 3 में जब पुट करेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा। और एप्सिलॉन 0 है क्या, तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। और विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की चालन की माप होती है। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो चूंकि एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.8854 इंटू 10⁻12 इतना तो हो गया। इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देखिए क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कहाँ से निकालते हैं, तो वो हम लोग समझेंगे कहाँ से निकालते हैं। देखिए इसको भी समझ लेते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है आंकिक मान वो 8.854 इंटू 10⁻12। अब ये कहाँ से आता है, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 दे दिए रहते हैं। चलिए एप्सिलॉन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि देखिए 4 पाई का मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि है। बाकी अब एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो जाएगा, Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक कूलाम, यानी क्या हो गए कूलाम का स्क्वायर, बटा में है तो प्रति हो जाएगा, एफ का मात्रक न्यूटन, और जब मल्टीप्लाई में है तो डैश लगाएंगे, और आर मतलब दूरी है तो मीटर का स्क्वायर। तो यही वाला मात्रक हम लोग कहाँ यूज कर लेते हैं, उसके वैल्यू पर यूज कर लेते हैं। तो ये एप्सिलॉन 0 का मान हो गया इतना। अब यदि हम लोग यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अगर निकालें, इसको रख करके एप्सिलॉन 0 का मान, तो कितना आ जाता है, तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर का मिटा देता हूँ। एप्सिलॉन 0 का मान अगर यहाँ पर रखते हैं तो एफ का मान कितना हो जाएगा, अगर हम लोग केवल इतना का मान निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, तो कितना हो जाएगा, लगभग आता है 9 इंटू 10⁹। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन 0 नीचे आ गया, तो ये भी मात्रक कहाँ जाएगा, बटा में। जब ऊपर जाएगा तो इन लोग ऊपर आ जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो जाएगा, इतना, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, क्योंकि एप्सिलॉन 0 उल्टा है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इस वैल्यू को भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान लगभग इतना होता है। अब अगर यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं तो समीकरण 4 किस रूप में हो जाएगा, समीकरण 4 से f का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब यहाँ पर क्या आ जाएंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन क्यों, क्योंकि यहाँ पर बल का वैल्यू इतना है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पर भी बल का मान है, तो और ऐसा ही मात्रक में है, तो ये भी क्या में हो जाएंगे, न्यूटन में हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग आगे चलें कि वायु या निर्वात में था, अगर कोई माध्यम हो तब क्या हो जाएगा ना, तो यदि दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच क्या उपस्थित हो, माध्यम उपस्थित हो, यानी वायु या निर्वात के अलावा दूसरा माध्यम उपस्थित हो, तब क्या हो जाएंगे, माध्यम उपस्थित हो, तो वहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन 0 की जगह में क्या यूज करेंगे, केवल एप्सिलॉन, क्योंकि 0 या नॉट इसलिए बताता है क्योंकि वायु के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात मतलब वहाँ पर कुछ उपस्थित नहीं है। अगर कुछ उपस्थित हो तो हम लोग विद्युतशीलता को क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन 0। तब के का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन, बस ये एक प्रतीक है ना, इसमें कन्फ्यूज मत होइए कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट
या जीरो, एप्सिलॉन क्यों यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर माध्यम है ना, तो नॉट क्या हो जाएगा, ये जीरो जो है वो हट जाएगा। ये भी के का मान आ गया कब, जब माध्यम उपस्थित हो तो। अब देखते हैं कि एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जो होता है वो कितना होता है, तो एप्सिलॉन जीरो और साथ में क्या होगा, के भी होगा। क्यों होगा ऐसा, देखिए अगर दोनों, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, एक क्यू आवेश, दोनों आवेशों के बीच एक माध्यम उपस्थित है। माध्यम में क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कागज का टुकड़ा उपस्थित है बीच में, वो एक अलग माध्यम हो गया। तो कागज का टुकड़ा है, उसके साथ में क्या है, वायु भी तो है यहाँ पर, तो इसीलिए क्या हो जाता है, एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है माध्यम के साथ ना, तो एप्सिलॉन जीरो भी उपस्थित होता है, यानी हवा भी उपस्थित होता है, इसलिए एप्सिलॉन जीरो, और उसके साथ साथ एक अलग माध्यम उपस्थित होता है, उसके लिए क्या यूज कर लिए हैं, के। ठीक, जहाँ के क्या है, जहाँ के क्या है, माध्यम का, माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक, एक ऐसा है, देखिए जब माध्यम उपस्थित था तो के का मान इतना यूज किए, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम का निरपेक्ष, माध्यम उपस्थित, माध्यम में उपस्थित क्या है, विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और के ना। एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, क्योंकि जब कोई अलग माध्यम उपस्थित हो तो उसके साथ में वायु भी होता है, तो वायु के लिए एप्सिलॉन नॉट, और जो बाकी माध्यम हुआ उसके लिए के। तो जो केवल एप्सिलॉन जो टोटल हुए दोनों आवेशों के बीच का माध्यम, टोटल माध्यम कितना होगा, वायु भी होगा और एक अलग माध्यम भी होगा, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट वायु के लिए, और जो माध्यम उपस्थित है उसके लिए के ना। यहाँ के माध्यम में क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है। जब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए समीकरण किस में यूज करें हम लोग, इससे पहले था, मिटा दिए हैं समीकरण 3, तो समीकरण 3 क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से के जगह में यूज कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट और के इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इतना न्यूटन। ठीक, देखिए एफ का मान इतना, एफ का मान इतना, एक कब था वायु या निर्वात के लिए, और एक कब था जब दोनों आवेशों के बीच कोई अलग माध्यम हो जाए, तो उसी के लिए के एक एक्स्ट्रा विद्युतशीलता यूज हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग एसआई मात्रक में देख लिए एफ का मान, और एफ क्या है, दोनों आवेशों के बीच के लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इतना एसआई मात्रक में हो गया। अब हम लोग अगर सीजीएस मात्रक में देखें तो कितना होगा, देखिए सीजीएस मात्रक में, देखिए सीजीएस पत्ती में भी दो प्रकार के होते हैं, एक वायु या निर्वात में, और जब कोई माध्यम हो तब। तो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है 1, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, केवल Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक होता है डाइन, इसीलिए इसका मात्रक क्या यूज होगा यहाँ पर डाइन। अब दूसरा चीज, ये कंडीशन फर्स्ट था, कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड क्या हो सकता है, कोई माध्यम उपस्थित हो, कोई माध्यम हो वायु या निर्वात के अलावा, तो एफ का मान कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपन R स्क्वायर 1 अपन, मतलब यहाँ पर के एक यूज हो जाएगा नीचे। ठीक, 1 अपन के डाइन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या समझे आज, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम, और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम यह बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण कितना होगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे इतना ही, और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। और इससे पहले अगर आप लोग का वीडियो नहीं देखे होंगे इसी चैप्टर का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसमें से आप उसको वॉच कर सकते हैं।